दिल्ली के हैदराबाद हाउस में, जो कि इंडिया गेट से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, वहां पर मुलाकातों का दौर चल रहा है। सार्क देशों के जो भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे सभी से मुलाकात हो रही है। सुबह से 4 मुलाकात हो चुकी है, जिसमें अहमद करज़ई साहब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति, यामीन अब्दुल्ला साहब मालदीव के राष्ट्रपति, महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति, अब से थोड़ी देर पहले भूटान के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात पूरी हुई। और अब जानकारी के मुताबिक नवीन रामगुलाम, जो कि मॉरिशस के पीएम हैं, उनसे अब मुलाकात शुरू हो रही है। वहाँ पर बालकृष्ण मुलाकातों का दौर लगातार हम देख पा रहे हैं। हैदराबाद हाउस में जो बात जिक्र निकली है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एमईए के अधिकारी, तमाम लोगों की मुलाकात हो रही है। और एक चर्चा यहाँ पर हम लोग जो कर रहे थे, हमारे साथ चूँकि पूर्व डिप्लोमेट मौजूद है, कह रहे थे कि हाथ मिलाना और सारी चीज़ें तो कल शाम तक थी, लेकिन अब बात कुछ आगे हो रही होगी और बात आगे जा रही होगी। क्या इसके कोई संकेत है कि दरअसल ये फर्स्ट टाइम है कि एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, जो कि पार्लियामेंट में रहे नहीं, इससे पहले किसी तरह का इंटरेक्शन इनका दूसरे देशों के प्राइम मिनिस्टर के साथ उस रूप में नहीं रहा जो कि एक होता रहा इससे पहले, चूँकि जो भी प्राइम मिनिस्टर बने वो सेंटर की पॉलिटिक्स में रहे। नरेंद्र मोदी नहीं रहे, राज्य के तौर पर जाते थे, जापान भी गए इससे पहले, और वहाँ पर स्टेट के लेकर बात करते थे। ये सिर्फ नोटिंग्स हो रही होगी कि क्या आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से तय करना है, या ये मान लिया जाए कि सुषमा स्वराज भी चूँकि पहली बार अब विदेश मंत्री बनी है, तो ये सारी चीज़ें आने वाले वक्त में आगे का एजेंडा तय कर रही होंगी कि किस रूप में मुलाकात का सिलसिला शुरू करना है और सार्क को कहाँ ले जाना है। हेलन, प्रसून देखिए, दोनों ये जो मुलाकात है जो करीब आधे घंटे की चलेगी, इस मुलाकात को लेकर के दोनों नेताओं नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी दोनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी संसद में पहले नहीं रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसके साथ ये बात भी सही है कि अपने चुनाव प्रचार में लगातार जो यूपीए सरकार की विदेश नीति है उसको वो निशाना बनाते रहे हैं। पड़ोसी मुल्कों के साथ जो भारत के रिश्ते हैं उसकी जिक्र करते रहे और कहते रहे हैं कि कैसे यूपीए की सरकार में ये कमज़ोर हुआ, और इस बात की भी बात कहते रहे हैं, पाकिस्तान को लेकर तल्ख तेवर दिखाते रहे हैं। और आज नवाज शरीफ के साथ जब उनकी मुलाकात होगी तो उनको भी ये बात पता है, और नवाज शरीफ को भी पता है कि उनकी हर बात पर, हर उनकी बॉडी लैंग्वेज पर निगाह होगी। वो कितनी देर तक हाथ मिलाते हैं, कैसे मिलते हैं, मुस्कुराते हैं या नहीं मुस्कुराते हैं, कितना मुस्कुराते हैं, इसको लेकर के पाकिस्तान से लेकर के हिंदुस्तान में, और ख़ासतौर पे पाकिस्तान में कहा जाए तो ज़्यादा निगाह होगी। आपको पता है कि नवाज शरीफ को यहाँ आने से पहले कितनी मशक्क़त करनी पड़ी अपने देश में यहाँ आने के लिए। इसलिए ये उम्मीद करना तो बहुत ज़्यादा होगा कि इस मुलाकात से कुछ बहुत नतीजे निकलने वाली चीज़ होगी। लेकिन इतना तय है कि इस मुलाकात के बाद 3:15 बजे हमें बताया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है ब्रीफिंग करेगा, और उसके लेकिन इतना तय है कि इस मुलाकात के बाद आगे के जो मुलाकात का सिलसिला होगा, क्या उसकी कैसी बुनियाद होगी, ये कुछ साफ हो जाएगा। आप हो सके तो जरा कैमरा खुलवाइए, दिखलाइए, क्योंकि दिल्ली से बाहर के दर्शक भी देखें कि हैदराबाद हाउस दरअसल इंडिया गेट से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, कैसे किस रूप में है, मीडिया की कैसे मौजूदगी है वहाँ पर, देश विदेश की मीडिया की नज़र है। तो जरा कैमरे को खुलवाइए, जरा इसको लोग हैदराबाद हाउस भी देख सके। देखिए, मैं आपको अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको हैदराबाद हाउस दिखा सके, लेकिन प्रसून, जो आप हैदराबाद हाउस का जो हिस्सा देख रहे हैं जहां पर ये मीडिया की मौजूदगी है, तो अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाए कि किस तरफ, चारों तरफ जो है ये मीडिया की ओबी वैन्स लगी हैं, रिपोर्टर्स हैं। लेकिन ये हैदराबाद हाउस का पिछला हिस्सा है और यहाँ सिर्फ मीडिया की एंट्री होती है। और आज जैसा कि आपको पता है कि सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी है, यानी कि मीडिया सिर्फ कैमरा अलाउ किए गए हैं, रिपोर्टर्स भीतर नहीं हैं। लेकिन जो सामने का हिस्सा है जहाँ से कि वीआईपीज आते हैं, वो हिस्सा दूसरा हिस्सा है। इस हिस्से को देखकर ज़्यादा कुछ इस हैदराबाद हाउस की भव्यता और जो यहाँ का माहौल है उसको समझना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि ये हैदराबाद हाउस का वो हिस्सा है, पीछे का हिस्सा है जहाँ से फिर सिर्फ दर्शकों को एक चीज़ बतला दें, दरअसल ये हैदराबाद हाउस जो है ये आखिरी निजाम हुआ करते थे उस्मान अली खान, उन्होंने ही बनवाया था ये हैदराबाद हाउस, चूँकि उस समय प्रिंसेस रूलर्स को चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में शामिल कर लिया गया था 1919 में। तो ये लुटियंस की दिल्ली के बीच का हिस्सा है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं और हमें जिक्र, वैदिक साहब आप भी हमारे साथ जुड़ गए, हम जिक्र हैदराबाद हाउस का इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये इसकी जो शेप है वो बटरफ्लाई शेप है, तितली के तरीके से बनाया गया, तकरीबन 9 एकड़ में फैला हुआ है, 36 कमरे हैं, बड़ा खूबसूरत है। आर्किटेक्चर मुगलिया आर्किटेक्चर भी है और यूरोपियन आर्किटेक्चर का मिला जुला रूप है। तो ये हैदराबाद हाउस हैदराबाद के निज़ाम के लिए फिर भारत को दे दिया गया आज़ादी के बाद। बहुत चीज़ों का समावेश है। जो बातचीत सार्क देशों के साथ हो रही है और ख़ास तौर से हम आपसे जिक्र करना चाहते हैं नवाज शरीफ के साथ। 47 से पहले एक स्थिति थी, विभाजन हुआ, उसके बाद एक ऐसी लकीर खींची जिसको लेकर आज तक
सत्ता किसी की भी रही हो, लेकिन केंद्र में विभाजन के समय की परिस्थितियों का जिक्र हर बार 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 होता है, चाहे वो शिमला समझौते का जिक्र कर लीजिए या आखिरी दौर की जो बैठक हुई थी शर्म शेख में जो चीज़ें आई, वो चीज़ें जिक्र होती रहती हैं। सवाल ये है कि आज़ादी के वक्त से लेकर अभी तक की जो रूलर्स ना कहें, डेमोक्रेसी है तो प्रधानमंत्री जो भारत में रहे हैं, क्या एक वैचारिक शिफ्ट आया है? आप इसे पहले मानते हैं या नहीं मानते हैं? एक वैचारिक परिवर्तन आया है भारत की राजनीति में जब सत्ता नरेंद्र मोदी के हाथ में गई है? आप माइक लेकर बताएं। नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो आज़ादी के बाद पैदा हुए हैं, लेकिन आज़ादी के पहले या बाद में पैदा होना इस बात को तय नहीं करेगा कि पाकिस्तान के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या हो। वो नज़रिया कुछ भी हो सकता है। आज़ादी के पहले जो पैदा हुए, जैसे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आज़ादी के संग्राम में जो सक्रिय थे, उनका एक ख़ास तरह का नज़रिया पाकिस्तान के बारे में था। वो विभाजन को अच्छा नहीं मानते थे और कहते थे कि भारत पाक महासंघ बने। विनोबा भावे आज़ादी के पहले पैदा हुए। हम इसीलिए इस पॉइंट को छू रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में शरीक थे, लेकिन राजनीतिक तौर पर जब जनसंघ बना और अलग हुए तो कश्मीर की पॉलिसी को लेकर नेहरू के वो खिलाफ थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जी जी। और वो धारा जो है मोदी तक पहुंचती है। तो ये चेंज आया है और ये इसलिए ये बात हो रही है कि पाकिस्तान का भी नज़रिया क्या होगा और भारत का नज़रिया पाकिस्तान को लेकर क्या होगा। देखिए, इसमें जो मुझे लगता है, इन सारे नेताओं के साथ बहुत नज़दीक रिश्ता मेरा रहा है, काम करने का मुझे मौका मिला है। मैं ये महसूस करता हूँ कि प्रधानमंत्री बनने के बाद जो राय बनेगी और जिस राय पर वो काम करेंगे नरेंद्र मोदी, वो बिल्कुल वैसी नहीं हो सकती जैसी कि विरोध में रहते हुए, प्रतिपक्ष में रहते हुए बरसों बरस पिछले 6-7 दशक से राय रही है। इसलिए वो जो पुरानी पृष्ठभूमि है वो अपनी जगह रहेगी, उसको एकदम ऑब्लिटरेट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन महासंघ की सोच मायने नहीं रख सकती है। महासंघ का जिक्र जो किया था कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, आज की तारीख में वो सोच मायने नहीं रखती है। आप बताएं, रखती है कि नहीं सोच? हाँ, माने महासंघ का जो स्ट्रक्चर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जहन में था, वो मायने रखती है आज के दौर में या नहीं? इसलिए रखती है कि पिछले 3-4 महीने में नरेंद्र मोदी ने, आप देखें कि जो एक आक्रामक रुख हुआ करता था पाकिस्तान के प्रति भाजपा का, संघ के लोगों का, वो आक्रामक रुख उतना दिखाया नहीं है। और इसके अलावा जब भी सार्वजनिक तौर पर मोदी और मैं एक सभा में बैठे हैं, मैंने खुलेआम उस सोच को बहुत बढ़ाया है। ये वास्तव में महासंघ का सोच नहीं था, आरएसएस का सोच, अखंड भारत का सोच था। और आज भी पाकिस्तान में आप किसी नेता से बात कीजिए पुराने, और पारसारथी जी हमारे वहाँ 2 बार रहे हैं, इनसे पूछिए, वो लोग हमेशा कहते हैं कि आप लोगों की ये खसलत है। क्या खसलत है? कि आप अखंड भारत की बात करते हो, आप कश्मीर को अटूट अंग बोलते हो। हर पाकिस्तानी अटूट अंग बोलता है। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, विनोबा भावे, इनका सपना अखंड भारत से बहुत बड़ा था और मैंने उसको और ज़्यादा फैलाया है। उसको मैंने 16 देशों का एक बड़ा समवाय बनाने का प्रयत्न किया है, जिसमें सोवियत संघ के पुराने 5 मुस्लिम रिपब्लिक है, मॉरिशस भी है। देखिए, मॉरिशस भारत का पड़ोसी नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस को भी बुलाया है, क्योंकि मेरी उस कल्पना में मॉरिशस भी शामिल है और बर्मा भी है और ईरान भी है। और आप 1 सेकंड दें तो मैं एक बात कहूँ कि मैं इसको बोलता हूँ कि अराकान से खुरासान तक और त्रिविष्टुप से मालदीव तक, ये पूरा पुराना आर्यावर्त है। इसको एक करना, एक संसद बनाना, एक साझा बाजार बनाना, एक महासंघ बनाना हमारा कर्तव्य है। और मियाँ नवाज शरीफ भी व्यक्तिगत बातचीत में और हामिद करज़ई भी व्यक्तिगत बातचीत में मेरी इस राय से बिल्कुल सहमत है। पार्था, क्या नज़रिया हो सकता है, क्योंकि ये बात बार बार आ रही है, आवाम का नज़रिया और सत्ता का नज़रिया, क्या ये अलग हो सकता है? अगर पाकिस्तान, आप माइक उठा लें, ये माइक, आवाम और सत्ता कभी अलग नहीं हो सकते हैं। सबसे पहली बात यह है, अब बंटवारे के बाद 1-2 पीढ़ियाँ निकल गई हैं। जो नई पीढ़ी है वो भविष्य को देखते हैं, अतीत को नहीं। ये कश्मीर को हम अटूट अंग कहना मैं उचित समझता हूँ और कहना चाहिए, लेकिन ये और आजकल की जो परिस्थिति है
उसमें राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक एकीकरण की बात होती है। तो आर्थिक एकीकरण के लिए सब समर्थक हैं, कौन समर्थक नहीं? एक खबर आ रही है, 1 मिनट जरा हम आपको रोक रहे हैं, इस बीच एक खबर आ रही है कि 2 मंत्रियों को रवाना किया है बस्ती। कल ही इस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे थे कि रेल हादसे को लेकर जब मंत्रिमंडल ने शपथ ले लिया तो तुरंत रेल मंत्रालय देकर किसी मंत्री को भेजा क्यों नहीं गया है। लेकिन कलराज मिश्र और मनोज सिन्हा दरअसल राज्य मंत्री का दर्जा इन्हें मिला है और उनको भेजा गया है। और कलराज मिश्र चूंकि उत्तर प्रदेश के हैं तो कलराज मिश्र और मनोज सिन्हा को भेजा गया है कि आप जाइए और स्थिति देखिए बस्ती में, क्योंकि कल जो दुर्घटना हुई थी उसमें गोरखधाम एक्सप्रेस एक मालगाड़ी पर चढ़ गई थी और उसमें तकरीबन आशंका जताई गई थी 40 लोग के मारे जाने की आशंका थी। आधिकारिक तौर पर 11 की ही पुष्टि हुई थी। क्या जानकारी है दीपक? प्रसून, आज सुबह जो सबसे बड़ा फैसला, शुरुआती फैसला लिया है मोदी सरकार ने, उसमें कलराज मिश्रा और मनोज सिन्हा दोनों से प्रधानमंत्री की बात हुई। उसके बाद धरना जी से बात हुई। उसके बाद कलराज मिश्रा को जो पूर्वांचल से हैं, देवरिया से हैं, उनसे कहा गया कि आप विशेष विमान से तुरंत गोरखपुर पहुंचे और वहां से घटनास्थल पहुंचे। साथ में मनोज सिन्हा है। कुछ देर पहले कलराज जी के जो सचिव हैं उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि कलराज मिश्रा और मनोज सिन्हा दोनों एयरपोर्ट पे दिल्ली पे पहुंच चुके हैं और सरकार के विशेष विमान से गोरखपुर जाएंगे और वहां से घटनास्थल जाएंगे। जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उसको पूरा मॉनिटर कर रहा है। जी प्रसून जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। 2 लाख का मुआवजा जरूर दिया गया है और मनोज सिन्हा रेल राज्य मंत्री बनाए गए हैं, उन्हें भेजा गया। और कलराज मिश्र चूंकि उस पूरे इलाके से वाकिफ हैं, हालांकि उनका मंत्रालय अलग है, सदानंद गौड़ा रेल मंत्री हैं, लेकिन बस्ती में तुरंत भेजा गया। और ये सवाल कल से उठ रहा था कि शपथ लेने के बाद तुरंत क्यों नहीं भेजा गया।